जय हिंद एवरीवन। आज आप सभी लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुनने के बाद आपके माइंड में कहीं ना कहीं कार्बन का ख्याल आ रहा होगा कि भैया कार्बन के कंपाउंड्स आप पढ़ाने वाले हैं। उतनी ही बातें अभी तक आपने जरूर पढ़ी होंगी कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब बस कार्बन का कंपाउंड है। लेकिन अभी आपको बहुत सारी चीजें इसमें देखना बाकी है कि तरह तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कार्बन है तो एक सिंगल एलिमेंट है ना, हमारे पास पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ी होगी तो बहुत सारे एलिमेंट आपको पढ़ाए जाते हैं, 118 एलिमेंट लगभग आपको पढ़ाए जाते हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ एक एलिमेंट है कार्बन, जिसकी पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री आपको पढ़ा दी जाती है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने के लिए बस कार्बन का कंपाउंड्स आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन कार्बन का कंपाउंड्स इतने होते हैं कि बाकी सारे एलिमेंट्स पर वो भारी पड़ जाते हैं। तो देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें आपको अलग से पढ़ने को मिलती हैं, क्या क्या नई चीजें आप आज सीख पाते हैं। देखो, मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको सीएचएस के लिए कंसाइज फॉर्मेट में एक्यूरेट डेटा पढ़ाना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट भी चीजें, कुछ चीजें आपको डायरेक्ट भी करवाऊंगा, कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जो कि बेसिक्स हैं पहले उनको एक्सप्लेन करूंगा, और जो कुछ ऐसे टर्म्स होंगे यार जिनको अभी आप इन एक घंटे के अंदर नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, कुछ आप भी चीजें समझने की कोशिश करना कि मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट डाल रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि चीजें देखो, अब क्या होती है ना कि आप कई चीजें करते हो, जैसे मान लो अगर आपको छत पे जाना है घर के, तो आप बिना सीढ़ी चढ़े नहीं जा सकते हो। वैसे ही कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, उनको पढ़ने के लिए एटलीस्ट आपको बेसिक्स, 1-2 घंटे के बेसिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो हम उन एक या दो क्वेश्चंस के ऊपर काम अभी नहीं कर रहे होंगे, वो भी मोस्टली किसी किसी एक शिफ्ट में आता है, जनरली हर शिफ्ट में नहीं आते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन जिसमें लगभग क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आपके मैं करा दूंगा। मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा रिक्वायर करते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज, तो उसके लिए हमें नहीं जाना। हम जितना आपकी मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उनको छोड़ के उनकी पूरी तैयारी इस वीडियो में कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं बोलूंगा, जितने लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 6 से 7 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। कुछ चीजें मैं डायरेक्ट बोलूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं ये मान के चलूंगा कि आपने 9th और 10th अच्छे से पढ़ रखा है। अब उन बच्चों के लिए जो बच्चे नहीं पढ़ रखे, मैं हूं ना, मैं चीजें कराने के लिए आपके यहाँ पर तत्पर हूं, यहाँ पर तैयार हूं, आपको चीजें सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट, देखो ओवरऑल अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे तो आप सिर्फ कार्बन के ही कंपाउंड्स की बात करते हो। किसकी कंपाउंड भैया? कार्बन। कार्बन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है ना जो बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तो कुछ तो इसके पास प्रॉपर्टी होगी, कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी होगी जिसको यूज करके ये इतना ज्यादा कंपाउंड बना दे रहा। इसी में आता है कार्बन के साथ साथ एक सिलिकॉन, आपने नाम सुना होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन भी बनाता है, बट उतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स नहीं बनाता है, बहुत कम बनाता है, इसकी चेन थोड़ी कम बन पाती है। ठीक है, लगभग 13 से 14, ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा कैसे। तो कार्बन एंड सिलिकॉन ऐसे हैं। ये क्यों होता है? दोनों के अंदर सिमिलरिटी, अगर आप थोड़ा सा केमिस्ट्री में नॉलेज रखते हो तो दोनों की सिमिलरिटी आप समझ पा रहे होगे कि जो कंपाउंड बनते हैं वो क्यों बनते हैं, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, राइट। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि कंपाउंड क्यों बनते हैं, स्टेबिलिटी चाहिए। और वो बनते कैसे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, क्या होती है, वो सब कुछ आपको पता है पहले से। नहीं पता तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, और आज भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देर के। कंटेंट हम समझ लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग की बात करूंगा। देखो, एक चैप्टर में बोल के कंसाइज फॉर्मेट में आपको 2 से 3 चैप्टर में करवाऊंगा इस वीडियो में। केमिकल बॉन्डिंग, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 चैप्टर आपके यहीं पर होंगे। कहने के लिए ये देखो तीनों एक ही हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो केमिकल बॉन्डिंग एक अलग चैप्टर आप पढ़ोगे आगे चल के। कार्बन हो सकता है, कार्बन इट्स कंपाउंड और ऑर्गेनिक एक साथ आप पढ़ लो, बट 10th के लेवल पर दोनों चीजें सेपरेट में मान के चल रहा हूं, इसलिए क्योंकि कार्बन की जो चीजें आप पढ़ोगे वो ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ते हो, वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। तो हम डिफरेंट चीजें भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं आपसे कि वाई बॉन्ड फॉर्म्स, अगर आप कभी भी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है, करके कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड प्रिपेयर हो जा रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लेकिन डिस्क्रिप्टिव चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि वाई बॉन्ड फॉर्म। देखो, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर आप अपनी ही बात कर लीजिए कि आप दोस्ती क्यों किसी से करते हैं, क्योंकि आप स्टेबल, आप उस माहौल में ढलना चाहते हैं जहां भी आपके दोस्त हों। मान लीजिए आप किसी न्यू एनवायरनमेंट में जाते हैं, जैसे किसी स्कूल में जाते हैं, आप उस स्कूल में जाके क्यों नए दोस्त बनाते हैं? हो सकता है आप सिंगल भी रह सकते थे, लेकिन आप क्या करते हो, जाते ही फटाक से ये सोचते हो कि हम एक नए दोस्त बना ले, उस इन्वायरमेंट को अपना बना लें। इट मीन्स हम अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करें। कोई भी जीवन में आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर के आसपास मामा मामी रिलेटिव्स कितने भी चाहे जो है, वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है?
क्योंकि सबको एक चीज चाहिए, वो क्यों चाहिए, क्या चाहिए भैया, स्टेबिलिटी। लाइफ में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, कि वो स्टेबल हो जाए, हर चीजें उसके अकॉर्डिंग हो, उसको कोई तकलीफ ना करनी पड़े। इसीलिए वो आज मेहनत कर रहा है, क्योंकि आगे चल के उसको क्या मिले, स्टेबिलिटी मिल जाए, जीवन एक तार चलता रहे, कोई परेशानी ना हो, ऊंच नीच किसी भी तरीके की ना हो। तो ऐसे ही जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करने की कोशिश करते हैं, स्टेबिलिटी को खोजने की कोशिश करते हैं। किसको खोजने की कोशिश करते हैं, स्टेबिलिटी को खोजने की कोशिश करते हैं। वो स्टेबिलिटी मिलती कैसे है, कहाँ मिलती है, किस तरीके से मिलती है, इसकी चर्चा हमने पहले कर रखी है। पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है भैया, ऑक्टेट रूल ये होता है कि किसी भी आउटर मोस्ट सेल में कोई भी एलिमेंट है, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करें, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो दिस विल बी स्टेबल। अब इसकी बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हमारी स्टेबिलिटी किससे, कि भैया पैसा हो जाए, हमारा परिवार खुश रहे, हमारे आसपास के जो हमसे लोग जुड़े हैं वो खुश रहे। लेकिन एलिमेंट की स्टेबिलिटी कैसे है, कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ले आए। वो या तो किसी से मांग के ले आए, या तो किसी से शेयरिंग करके ले आए, या फिर किसी भी तरीके से वो बस 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में पूरा कर ले, तो वो स्टेबल हो जाएगा। जैसे आप किसी भी अगर इनर्ट गैस की बात करेंगे, हीलियम की बात करेंगे, उसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, उसको डुप्लेट बोलते हैं। ऑक्टेट बोलिए या फिर डुप्लेट बोलिए, दो आपके टर्म आते हैं। डुप्लेट मतलब आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर है, तो वो अगर के सेल है, सिर्फ एल सेल नहीं है, के सेल है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट विल बी स्टेबल। अगर नियॉन की बात करूं तो ये 10 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8। तो आप देखेंगे कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, नियॉन। अगर नियॉन की मैं बात करूं तो नियॉन खुद से भी रिएक्ट करके Na2 नहीं बनाता, ये हमेशा सिंगल एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि जो भैया देखो, साधु संत अगर आप देखोगे तो किसी से बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं करते हैं। साधु संत की मैं बात कर रहा हूँ, किसी से बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी प्राप्त, उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उनको एक समय के बाद बस ज्ञान बांटना होता है, वो सब कुछ स्टेबल है, उनको पैसा नहीं चाहिए जीवन में, उनको रिलेटिव्स नहीं चाहिए जीवन में, वो सब कुछ त्याग के अपना एक सिंगल रहने का जीवन भर का प्रण ले लेते हैं। तो वैसे ही हमारा एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट जो होते हैं, इनर्ट गैसेज होती हैं, वो क्या होती हैं, अपने आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए वो हमेशा क्या रहते हैं, सिंगल रहते हैं, वो किसी से भी बॉन्डिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी एलिमेंट तुम खींच के अगर लाते हो, तो वो अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा। वो डिपेंड करता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर चर्चा सोडियम की करता हूं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1। मैं बोलता हूं इसमें क्या करना है, देखो इसको स्टेबल बनाना है, तो आउटर मोस्ट सेल ये है, आउटर मोस्ट सेल ये है। मैं बोलता हूं इसमें 7 इलेक्ट्रॉन या तो आप ऐड कर दीजिए, या तो दूसरा केस है कि भैया -1 इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल लूं, अब हमारा आउटर मोस्ट सेल क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में दिख रहा था, मैं उसको अगर निकाल लेता हूं, तो अब हमारा आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास 2 कैपेबिलिटी है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो स्टेबल हो जाए, या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो भैया तो वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि तब उसकी आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों में से आसान चीजें क्या होती हैं, क्योंकि हम देखो हमेशा जरूरी नहीं कि आप वो काम करिए जो आपके लिए उल्टा हो, वो बुद्धू लोगों का काम होता है कि वो काम करें जो उनके लिए उल्टा पड़े। हमारा काम क्या है बेटा, कि हम चीजों को इस तरीके से करें कि हमारे लिए इकोनॉमिकल भी हो। ठीक है, आप कोई भी काम अगर घर बनवा रहे हो, तो ऐसा थोड़ी सोचोगे कि नहीं मैं इतना हाई फाई घर बना दूं कि मैं बिक जाऊं। ठीक है, तुम्हें रहना भी तो है घर बनवाने के बाद, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, उसमें पाइपलाइन का खर्चा, तरह तरह के खर्चे आएंगे, वाटर का खर्चा, ठीक है, गैस का खर्चा, तो वो भी तो आपको देखना। ऐसा थोड़ी कि जितना तुम्हारे पास मनी है सब कुछ बस घरे बनवाने में लगा दो, रहने के लिए खाने के लिए कुछ पैसा ही नहीं बचा तुम्हारे। तो इकोनॉमिकल भी तो देखोगे कि जो भी चीजें मैं करूं वो इकोनॉमिकल हो, पैसा भी मेरा एक लिमिट में लगे और चीजें एकदम अच्छी भी हो। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने में इतनी एनर्जी आपके पास आएगी, इतनी एनर्जी आपकी यूज होगी कि आप वो एफर्ड नहीं कर सकते। इसलिए आप क्या करेंगे दोस्त, आप 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो आसान है आपके लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो सोडियम क्या हो जाता है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सोडियम प्लस में आ जाता है। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी पढ़ाई, अब मैं बार बार एक ही बात नहीं पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो निगेटिव आएगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम लोग अब आगे करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं। बॉन्डिंग बनती कैसे, बॉन्डिंग को दिखाते कैसे हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। केमिकल बॉन्डिंग रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन
केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू और मोर, एक सेकंड मेरा ये टेढ़ा है, मैं भी कहूँ क्यों लाइन बार बार टेढ़ी हो जा रही है, ठीक है, पेन टैब ही टेढ़ा है दोस्त। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स ऑन मॉलिक्यूल्स आयंस टू गिव राइज केमिकल कंपाउंड। मान लीजिए ए है, ए को दोस्ती करनी है बी से, ठीक है, ए को दोस्ती करनी है बी से, तो ये दो केसेस हैं। पहला केस हो सकता है या तो कंप्लीट डोनेशन हो जाए, ठीक है, पहला केस मैं थोड़ा सा भी एक सेकंड में दोस्ती मान के चल रहा हूँ, इसको बाद में समझते हैं, जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ जाएंगे तब समझते हैं। मान लीजिए ए को दोस्ती करनी है, तो हम जब भी अगर मान लीजिए दोस्त ये बन गए हैं, तो हम दिखाने का तरीका होता है ए के बीच में एक लाइन खींचिए और बी के पास, तो इसको क्या बोलते हो, बॉन्ड बोलते हो। इसको क्या बोलते हो, बॉन्ड बोलते हो। ये बॉन्ड क्या दिखा रहा है, फ्रेंडशिप दिखा रहा है, उनकी दोस्ती को दिखा रहा है, उनके रिलेशन को दिखाने की कोशिश कर रहा है, और इसे ही हम बॉन्ड बोलते हैं। और ये बॉन्ड किन शर्तों पर बन सकता है, या तो ए कुछ उसको दे रहा हो या दोनों आपस में कुछ शेयर कर रहे हो। इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ए है, ठीक है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 2, 8 और ये इलेक्ट्रॉन है। बी है, इसके आउटर मोस्ट में 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिएगा ध्यान से, दोनों की अपनी अपनी नीड है दोस्त, दोनों की अपनी अपनी नीड है। क्या नीड है, ये बोल रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन मेरा कोई ले लेना तो मैं स्टेबल हो जाऊं, ये बोल रहा है बी कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन कोई दे देना तो मैं स्टेबल हो जाऊं। तो ए क्या बोलेगा, भाई एक काम करो, तुम मुझसे एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ले लो यार, एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ले लो, मैं शांति हो जाऊं। तो ए ने क्या किया, अपना कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ए बन गया ए प्लस, ये बन गया 2 और 8। बी क्या बन गया, बी माइनस बन गया, ये बन गया 2, 8 और 8। इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ दोनों स्टेबल हुए कि नहीं हुए, दोनों स्टेबल हुए कि नहीं, बोलोगे बिल्कुल भैया स्टेबल हो गए। अब जैसे ही इन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया। ये बोलेगा जिंदगी भर एहसान जताएगा भाई इसको कि तुमसे मैंने दोस्ती बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दिया दोस्त, तुमसे दोस्ती बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो हर बार जहां पे भी बात आएगी ना, तुम जाओगे ना, दो हम लोग जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हम जब भी जाएंगे उस कंपाउंड के पास, क्या तुम्हारी दोस्ती हुई कैसे थी, तो एक कूद के बोलेगा कि भाई मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया था उसको, तुरंत तुम समझ जाओ कि दोस्ती किस बेसिस पे हुई है, कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से। इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए, और ये कौन करता है कंप्लीट ट्रांसफर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करते हैं। जब भी इस तरीके की दोस्ती होगी कंप्लीट ट्रांसफर की, ये किसके बीच में होती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में होती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में होती है, ठीक है, नॉन मेटल्स के बीच में होती है। इसको हम थोड़ा सा और डीप में आगे पढ़ते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ गई, दोस्ती क्यों होती है, स्टेबिलिटी के लिए, और क्या किन किन बीच में होती है। तो बेसिकली दो तरीके की केमिकल बॉन्डिंग होती है। पहली हमें जो पढ़नी है, और भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, और भी होती है, पोलर बॉन्ड होता है, लेकिन हमें उसके ऊपर नहीं जाना। हमें अभी दो बॉन्ड की बात करनी है, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है, देखो जैसे मान लीजिए एलिमेंट ये था, बी ये था, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और बीच वाले में 2 है। तो अगर मैं बोलूं ये वाला हमारा पास क्या है, डुप्लेट, ये के सेल है, ये एल सेल है। के में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n स्क्वायर से, 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2 अगर इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं और मैक्सिमम है, तो क्या ये स्टेबल होगा, बोलोगे यस सर इट विल बी स्टेबल। बस हमारी चिंता खत्म। हमारे आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो ये क्या करे, कंप्लीट ट्रांसफर कर दे बी वाले को। बी के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है, एक मिल जाए तो काम हो जाए। तो आयनिक बॉन्डिंग कब बनती है, आयनिक का मतलब आयंस का मतलब ए क्या किया, इसके पास 2 और 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये डोनेट कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो ए प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, ये बाहर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, बाहर आ गया। अब बी क्या था, यहाँ पर देखिएगा बी क्या था भैया, बी के पास था 2 और 7, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बी ले लिया। बी लेने के बाद ए प्लस था और बी माइनस था, ठीक है, ये बी इलेक्ट्रॉन लेते ही बी माइनस बन गया। अब इन दोनों के बीच में जैसे ही चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैट्स तुमने पढ़ा हो तो यू नो दैट कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज will attract each other due to the electrostatic force, they will form a bond between them, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्डिंग कब होती है, जब भी ए क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, आयनिक कैरेक्टर पूछा जा सकता है कि किसकी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगी। तो एक बात ध्यान से रखिएगा कि ए क्या कर रहा है, सबसे पहला इनिशिएट स्टेप कौन लेता है, ए लेता है। ए क्या होते हैं, जनरली ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है, जनरली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होते हैं,
नॉन मेटल्स होंगे। तो आयनिक बॉन्डिंग किनके किनके बीच में होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। तो जब भी पूछा जाएगा आयनिक कैरेक्टर, वो आपकी किस पे डिपेंड करती है, मेटल पे। मेटल का मतलब मान लीजिए कोई एम है, ठीक है, एम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस का इलेक्ट्रॉन बना देगा। अब यहाँ से अगर पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको एक ट्रेंड बताया जाता है, साइज का ट्रेंड बताया जाता है, इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी का बताया जाता है, आयनाइजेशनल एनर्जी का बताया जाता है ट्रेंड। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में भी बताओ। अगर तुम लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो तो वहां से थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता है यार, ठीक है। मैं सोचो कैसे कैसे पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, कैसे चीजें मैं अरेंज कर रहा हूँ, कैसे मैनेज कर रहा हूँ, यू कांट इमेजिन। तो उस चीज को तुम थोड़ा सा मेरे लिए लाइक कर दिया करो, चीजें शेयर कर दिया करो, ठीक है, दोस्तों तक भी, तो मैं और चीजें आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेटल क्या है, मेटल, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर की बात बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो ये आयनिक कैरेक्टर और भी दिमाग में आपके छप जाएगा। जब भी कोई भी बॉन्डिंग हुई है ए और बी, इसके बीच आपको सी और डी इन दोनों में बोला जाएगा आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है। तो इस चीज को गेस करने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है कि आपको मेटल वाला पार्ट उठाना है, मेटल वाले पार्ट को देखना है कि वो कितना, देखो आयनिक बॉन्ड करने के लिए, बनने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब जो भैया जितना आसानी से डोनेट करेगा उतना ही अच्छी दोस्ती उनकी होगी, उतनी ही इजीली दोस्ती होगी, उतनी ही ज्यादा आयनिक दोस्ती क्या हो रही है, आयनिक बॉन्डिंग ही तो बन रही है। तो जितना आसानी से डोनेट जो कर पाएगा वो उतना ही आयनिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। अब आसानी से डोनेट करने के लिए तरह तरह के फैक्टर आते हैं, आयनाइजेशनल एनर्जी आती है, साइज भी मैटर करता है, सब कुछ मैटर करता है, वो चीज आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर अभी आपको क्या देखना है, मेटल को देखना है कि मेटल कौन सा ऐसा मेटल है जो इजिली डोनेट करेगा। इजिली डोनेट करेगा क्या मतलब है, जिसका, जो इजिली डोनेट करेगा, जिसका साइज क्या होगा, साइज लार्ज होगा जिस मेटल का, वो इजिली डोनेट कर देगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। बाकी पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा आयनाइजेशनल एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, किसका साइज छोटा है तो बड़ा है, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग समझ में आ गई क्यों होती है, कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से किनके किसके बीच में होती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में होती है। अगर आयनिक कैरेक्टर आपसे पूछा जाएगा तो यू जस्ट हैव टू सी मेटल्स कि वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर उसकी साइज बड़ी होगी तो वो आसानी से डोनेट करेगा, उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, साइज कम होगी तो उल्टा हो जाएगा। बस इतना बात आपको ध्यान रखना। अब दूसरी बात आ जाती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब भैया कि मान लीजिए मैं हूं बी, ठीक है, मान लीजिए मैं हूं बी और एक मेरा सेम डिट्टो भाई है बी, दोनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक केस में मान लीजिए, और दोनों को पूरा करना है भैया, क्या दोनों को पूरा करना है हमारा, एक कमी है एक इलेक्ट्रॉन की जनरली, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, ठीक है, यहां पर समझते हैं। मान लीजिए एक दोस्त है ए, ठीक है, एक दोस्त है बी, इनके घर में एक चादर है, ठीक है, एक चादर है, ठीक है, और इनके घर में भी एक चादर है, ठीक है, एक चादर है। अब लेकिन इनके घर आ रहे हैं मेहमान, थोड़ा सा केस को हम लोग समझते हैं, मेहमान, ठीक है, और दो मेहमान आ रहे हैं, कितने मेहमान आ रहे हैं, दो मेहमान आ रहे हैं। अब बारी बारी से एक बार इनके घर आएंगे वो, एक बार इनके घर आएंगे। इस बात को थोड़ा सा केस समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। एक बार इनके घर आएंगे, एक बार इनके घर आएंगे, लेकिन इनके पास है एक चादर, इनके पास भी एक चादर। अब एक बेड पे तो सुला नहीं सकते, छोटा बेड है भाई उनके पास, ठीक है। तो ए क्या करेगा, ए बी की दोस्ती कर लेगा, बोलेगा भाई तुम अपना चादर मुझे दे देना, ठीक है, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं बिछा लूंगा, दो चादर हो जाएगी, प्लस वन चादर यहाँ पर इसकी आ जाएगी, ठीक है। और सेम ऐसा ही बोलेगा कि जब बी वाला बोलेगा ए वाले से, जब ये मेरे घर आएंगे तुम अपना एक चादर मुझे दे देना। मतलब इन्होंने दोस्ती किस बेसिस पर की है, शेयरिंग के बेसिस पर की है। अपना सामान क्या कर रहे हैं, वो शेयर कर लेना है कि भाई तुम एक, जब एक के घर आएंगे मेहमान दो ठो, तुम अपना चादर मुझे देना, मैं यहाँ पर दिखा दूंगा। बी बोलेगा तुम अपना वाला दे देना, मुझे दिखा देना। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, दोनों क्या है, सेम लेवल पर है, दोनों के पास एक एक चादर थी, दोनों की कैपेबिलिटी है ना, तो वो कंप्लीटली उसे दे सकता है। देखो बी अगर एक चादर कंप्लीटली ए को दे दे तो जब बी के घर जाएंगे तो भाई कुछ नहीं बचेगा ना, उसके घर तो एक भी चादर नहीं बचेगी, तो कहाँ सुलाएगा। वैसा ही केस अगर ए के केस में हो कि ए कंप्लीटली बी को दे दे, ए के घर पहुंचे दो मेहमान, भैया बैठने की जगह नहीं है तो सुलाएंगे कहाँ से, ठीक है, चादर ही नहीं है उसके पास। तो ये केस है कि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी जब बॉन्डिंग किससे बने, शेयरिंग से बने, तब हम क्या बोलते हैं, दैट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। और जनरली कोवैलेंट बॉन्डिंग किनके किनके बीच में होती है, तो जनरली होती है ये नॉन मेटल्स के बीच में। जनरली दीज बॉन्ड आर टिपिकली बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। क्यों, क्योंकि दोनों ना तो, दोनों के पास टेंडेंसी डोनेट करने की नहीं होती है ना एक्सेप्ट करने की, दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल कार्बन का लिया गया है, कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को समझे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि
इसका k सेल है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन नीडेड होता है, एक इलेक्ट्रॉन नीडेड होता है किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 नीडेड है किससे, स्टेबिलिटी के लिए। इसीलिए ये चारों इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये रेड वाले मान लो कार्बन के हैं, तो ये रेड वाले कार्बन के, येलो वाले हाइड्रोजन के। तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा ना, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। शेयरिंग कर लिया उसने, फिर सेम इस केस में तो टोटल 4 हाइड्रोजन लगे कार्बन को कंप्लीट स्टेबल करने में। इसका क्या मतलब कि घर पे 4 मेहमान आ रहे थे लेकिन हाइड्रोजन एक था। देखो पड़ोसी यहाँ पर समझ लो, पड़ोसी यहाँ पर ये कार्बन है, इसके घर में कितने चादर चाहिए, इसको 4 चादर चाहिए। इसके बगल में हाइड्रोजन है, इसके पास एक चादर है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक चादर है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक चादर है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक चादर। हाइड्रोजन के पास तो एक ही चादर होगी। तो जब भी इसके घर मेहमान आएंगे भैया 4 इसको चाहिए, 4 की नीड है, 4 है इसके पास और 4 की नीड है, टोटल 8 मेहमान आ रहे हैं। तो जैसे हाइड्रोजन इसके पास आएंगे, हाइड्रोजन इससे बोलेगा भाई एक तू दे दे, इससे बोलेगा भाई एक तू दे दे, इससे बोलेगा एक तू दे, इससे बोलेगा एक तू दे दे। तो स्टेबिलिटी के लिए जितने होने चाहिए 8 चाहिए, तो 4 इसके पास थे, 4 और चाहिए, तो 4 मेहमान आ रहे हैं इसका मतलब। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 हाइड्रोजन से ले लेगा। लेकिन इस हाइड्रोजन के घर कितने मेहमान आएंगे, एक मेहमान और आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 मेहमान आ रहे हैं। तो एक तो इसके पास था, तो ये बोलेगा कार्बन से भैया एक तुम दे दो ना मुझे। तो ये कार्बन एक इसको दे देगा, एक इसको, एक इसको, एक इसको, तो 4 शेयर हो जा रहे हैं। तो ये बॉन्डिंग क्या शेयरिंग से बन रही है, ये कंप्लीट ट्रांसफर से नहीं। और हमें हमेशा पता है कि शेयरिंग में कॉन्फ्लिक्ट होता है, शेयरिंग में कॉन्फ्लिक्ट होता है। आपको पता होगा बिजनेस कभी भी पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। तो चादर वाली पार्टनरशिप कभी करनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए, कौन स्ट्रांग होता है, ठीक है, कौन वीक होता है, तो यहाँ से आप जरूर अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है किससे, कोवैलेंट बॉन्ड से। क्यों भैया, क्योंकि शेयरिंग से बनी है, वहां पर कंप्लीट ट्रांसफर हो गया कि भैया एक बार दे दिए हो तो वो दे दिए हो, फिर वो लेने वाला कर्तव्य नहीं। हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता रही है कि हम कोई चीज दे देते हैं तो दे देते हैं। तो आयनिक बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन द कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। दूसरा है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बात देखो कोवैलेंट, बात तुम्हें समझ में आ गई है, ये है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तुम्हें बात देखो, एक चीज तुम्हें समझ में आ गई, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग से बनता। शेयरिंग से जब एक बॉन्ड बनेगा 2 कंपाउंड्स के बीच में, सिंगल बॉन्ड, 2 बनेगा डबल बॉन्ड, 3 बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। तीनों की बात हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल की, ठीक है। यहाँ पर एक एक करके मैं डायरेक्ट आपको बताते हुए चलता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट बताते हुए चलता हूँ। अगर हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में शेयरिंग की और एक बॉन्ड बना दिया जिसे हम H दिखा देते हैं, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन था। अब देखो जब भी बात आएगी ना तो ये दोनों आपस में बोलेंगे। अगर जब भी मान लो इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर चेक बैठा तो ये बोलेगा मेरे पास इतना है भैया, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन पर चेक बैठा होगा तो ये बोलेगा मेरे पास तो इतना है। तो जब भी ये एक ब्लैक सर्कल कंप्लीट उसकी कवरेज है, ये हाइड्रोजन दिखाएगा एक ये एक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, मतलब दोनों के डुप्लेट कंप्लीट है, दोनों अभी क्या है, स्टेबल कंपाउंड बना चुके हैं, अभी क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं तो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक, 6। और दूसरा ऑक्सीजन ले लीजिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्त। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हो गया, जस्ट आपस में ही उन्होंने शेयरिंग कर ली, तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब ये डबल बॉन्ड बना क्यों, इसकी बात थोड़ा समझते हैं हम। दोनों क्या है, नॉन मेटल ही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल ही है। हाइड्रोजन दिखता भले मेटल की तरह है कि 1 इलेक्ट्रॉन और डोनेट, लेकिन होता ये नॉन मेटल है। डबल बॉन्ड हमेशा कब बनेगा, नॉन मेटल्स के ही केस में बनेगा। लेकिन इस बात को थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करिएगा कि ये कब बनेगा डबल बॉन्ड, जब 2 इलेक्ट्रॉन की नीड हो, 2 इलेक्ट्रॉन नीड हो, क्या 2 इलेक्ट्रॉन नीड हो, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब देखो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, चाहिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने क्या किया, 1 से शेयरिंग कर ली और फिर 1 से शेयरिंग कर ली। तो अब कंप्लीट अगर ये किसी को दिखाएगा तो ये वाला, ये हिस्सा दिखाएगा, अपना ये वाला रूप दिखाएगा कि 6 मेरे पास है, 2 मैंने दूसरे का उधार लिया, दोनों से शेयरिंग किया है। तो अब टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
ये वाला भी क्या करेगा कि अपना कंप्लीट दिखावा करेगा, भाई आज का समाज ये दिखावा, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिखाएगा, फिर से दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो अब ऑक्सीजन किस तरीके से दिखाएगा, डबल बॉन्ड, इस तरीके से दिखाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही सेम केस हमारा तीसरा केस बनता है नाइट्रोजन के केस में। नाइट्रोजन के केस में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, 3 2 5 और यहाँ पर 2 7, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच जाता है। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आप इसके आउटर मोस्ट सेल में, तो 4 और 3 आपस में शेयर कर लेते हैं, बन के क्या बनाते हैं, N2 बना देते हैं। N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है। N2 में कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। O2 में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। H2 में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई 3 बॉन्ड है, एकता में शक्ति होती है 3, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, ट्रिपल की सबसे ज्यादा होगी, ट्रिपल, फिर डबल, फिर किसकी होगी दोस्त, सिंगल की हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई। और बॉन्ड लेंथ जस्ट उल्टा हो जाएगा, सबसे बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, सिंगल की, फिर डबल की, फिर ट्रिपल की। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। अब इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बता देंगे। ठीक है, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन कई तरीके का बॉन्ड बना लेता है, तो हम थोड़ा सा कार्बन की बात करते हैं। कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा यहीं पर हम कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। तो अभी हमें बस इतना जानना है, एक क्या होता है, इसमें भी सिग्मा से हमने दिखाते हैं, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, 2 इसके पाई बॉन्ड होते हैं, एक क्या होता है, सिग्मा होता है। ठीक है, सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये इसलिए लिख लेना क्योंकि कभी कभी काउंट करने के लिए आ जाता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होता है वो, और डबल बॉन्ड है तो एक पाई होगा एक सिग्मा होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई 1 सिग्मा। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग होती है उस तरीके की, तो मैं अभी उसकी चर्चा नहीं करूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है चीजें आपको उतनी ही बतानी है जितनी आपके लिए भी यूजफुल है। तो कार्बन एंड कंपाउंड की बात करते हैं। कार्बन हमारे पास क्या है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन को चाहिए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है, कई तरीके का बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मोस्टली ये किस तरीके का कार्बन कंपाउंड में बॉन्ड बनता है, अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा कि किस तरीके का बॉन्ड बनेगा, हमेशा कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये कंप्लीटली ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना कंप्लीटली ले सकता है, तो ये हमेशा शेयरिंग से बनाता है। ठीक है, तो इसकी जो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी इसको बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। टेट्रा मतलब 4, तो ये 4 वैलेंसी के कारण बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग का मतलब ये आपस में ही लिंक करके खूब लंबी लंबी चेन बनाता है। देखो यहाँ पर, देखो मैं बना दे रहा हूँ कुछ कुछ लंबी चेन, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये आपस में ही कार्बन से कार्बन मिलता जाएगा और इस तरीके से खूब लंबी चेन बना देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जिसकी मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसे क्या बोलते हैं, वो आप कैटेनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे वैलेंसी नहीं भैया, तो जहां पर जितने कार्बन की कमी है उतना हाइड्रोजन लगा दो। तो यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, 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 ऐसे ही 2 2 ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये जो आपके पास नीले हैं वाले ये हाइड्रोजन है। तो ऐसे ही कार्बन बहुत सारी लंबे लंबे कंपाउंड बनाता है। इसी रेस में आपका सिलिकन भी आता है, लेकिन सिलिकन की जो मिनिमम, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन वो 14 लिंकिंग की चैन होती है, 14 लिंक चैन हो जाती है बस, मतलब 14 आसपास इसके है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कितना है, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है। लगभग 13 से 14 ही सिलिकन आपस में अरेंज हो पाते हैं, जैसे सिलिकन एसआई एसआई एसआई, इस तरीके से सेल्फ लिंक करके सिलिकन भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है और कार्बन भी दिखाता है। तो कार्बन आपस में रिएक्ट करके नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना देता है, नंबर ऑफ चैन्स बना देता है। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। टेट्रावैलेंसी आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब कार्बन के ऊपर थोड़ी सी और हम चर्चा करते हैं, एलोट्रॉप्स की बात कर लेते हैं। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें पता उतना डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है हमें। ठीक है,
ठीक है, चलो बाकी अब थोड़ा यहाँ से अगर आप टेट्रावैलेंसी की बात करें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इन चारों को इलेक्ट्रॉन को जो अगर शेयरिंग में कोई जितने भी इलेक्ट्रॉन मिले, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक है तो यहाँ से बना देगा एक, यहाँ से हाइड्रोजन एक रिएक्ट करके यहाँ से शेयर कर लेगा हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन एक शेयर करके यहाँ पर बना लेगा, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पर शेयर करके यहाँ पर बना लेगा। तो ये टोटल बना क्या, CH4। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4, ठीक है। तो ये लिंक करता जाएगा, तो ये क्या करेगा, जैसे लिंकिंग प्रॉपर्टी बनती जाती है तो हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस करता जाता है, किससे, रिप्लेस विथ कार्बन, ये कार्बन से रिप्लेस करता जाता है। दैट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कि वो हाइड्रोजन को हटाता जाएगा। भाई आप भाई भाई में प्यार होता है ना, तो हाइड्रोजन इज डिफरेंट कंपाउंड फॉर द कार्बन। कार्बन अगर कोई दूसरा सेम अनदर कॉपीड एलिमेंट ले आओ कार्बन का, तो रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन से, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, द फिनोमिना इन विच एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू फिजिकल फॉर्म, टू फिजिकल स्टेट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब जैसे अगर आप देखोगे घर में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, मैं हूं और एक मेरा भाई है, एक मेरा दोस्त है, 2 व्यक्ति हैं बेसिकली, ठीक है। दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है, दोनों दिखते अलग अलग हैं, दोनों आपस में दिखते अलग अलग हैं, लेकिन अगर दोनों की बात करोगे बिहेवियर की तो दोनों शांत नेचर के। वैसे जैसे आपके घर में होगा कि आपकी सिस्टर होगी, हो सकता है बहुत लड़ाकू, आपको मारती हो, आप हो सकता है कि भाई आप उसके ब्रदर हो, आप साइलेंट हो, मे बी वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप गुस्सैल हो, आपकी सिस्टर शांत हो। तो दोनों दिखते भी अलग अलग है, दोनों का नेचर भी अलग अलग है। लेकिन एक केस ऐसा हो सकता है कि दोनों दिखते अलग अलग हो, भाई बहन दोनों, और दोनों घर में शांति हो, मतलब दोनों की जो प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी की, मतलब कोई गलती करे तो दोनों शांत हो जाए, मतलब समझ रहे हो। ऐसे ही अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो कि भाई कहीं भी केमिकल रिएक्शन करना, दोनों सेम तरीके का बिहेवियर। क्यों सेम तरीके का बिहेवियर, क्योंकि दोनों बने तो ओवरऑल कार्बन के ही होंगे, ओवरऑल बने तो दोनों कार्बन के होंगे। देखो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां कूद के कौन जाएगा, कार्बन ही जाएगा, और दोनों जब भी बने होंगे कार्बन के ही बने होंगे। देखो ए है और बी है, ठीक, दोनों दिखते दोनों डिफरेंट तरीके के हैं, लेकिन दोनों बने किससे हैं, दोनों बने कार्बन के ही हैं, ठीक है, दोनों बने किसके हैं, कार्बन के ही हैं। अब जब भी कहीं भी केमिकल रिएक्शन कराना होगा तो एक बात बताओ, है तो दोनों कार्बन ही, तो कार्बन तो एक ही तरीके से रिएक्ट करेगा, दोनों डिफरेंट थोड़ी होंगे, दोनों एक ही तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ए और बी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन दोनों दिखते अलग अलग, क्योंकि दोनों की बनावट अलग अलग है। भाई इस दुनिया में हर चीज अलग अलग तरीके की ही बनाई है भगवान ने, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एलोट्रॉपी कहलाती है। दोनों दिखते अलग अलग हैं बस, लेकिन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। इनमें बेसिकली 3 तरीके के एलोट्रॉप्स हम पाते हैं कार्बन के। कार्बन हैज 3 मेन एलोट्रॉप्स। फर्स्ट वन इज डायमंड, सबको चाहिए भाई आजकल। ग्रेफाइट डेली यूज करते हो पेंसिल के तौर पर अगर पढ़ाई लिखाई करते हो तो, अदरवाइज तो फिर तो नहीं करते हो। और थर्ड इज बकमंस्टर फुलरीन। बकमंस्टर बेसिकली आपके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका नाम बताया, उन्हीं के नाम पर आई थिंक बकमंस्टर फुलर नाम था उनका, उस बेसिस पर बकमंस्टर फुलरीन बन गया। बेसिकली फुलरीन भी कभी कभी डायरेक्ट फुलरीन भी पूछ लिया जाता है, या फिर आप इस तरीके का। डायमंड क्या, एटम इज बॉन्डेड टू द 4। इसकी स्ट्रक्चर के मैं बोलूंगा कि आप NCERT देख लीजिएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए। ये किस तरीके का होता है, ये फुटबॉल स्ट्रक्चर में होता है, फुटबॉल स्ट्रक्चर में, ठीक है। और ये बेसिकली हेक्सागन होते हैं और एक के ऊपर सैंडविचिंग होती है इनकी, ठीक है। तो ये आप इसके लिए NCERT देख लेना स्ट्रक्चर के लिए। मैं जानबूझ के नहीं लाया क्योंकि आपके लिए कुछ तो काम छोड़ता जाऊं, मुझे क्या मैं छाप के लाता, लेकिन नहीं लाया क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ छोड़ रहा हूं। तो अब देख लो कुछ कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। कार्बन फॉर्मिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये बनाता है। इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड एन इंसुलेटर। इट इज यूज फॉर ड्रिलिंग रॉक्स एंड कटिंग। देख लो डायमंड भाई इतना महंगा है, रॉक्स को ड्रिल करने के लिए काम आता है। ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। अभी बता दो मम्मी पापा, मम्मी को जाके अपने बताना कि मम्मी डायमंड से पत्थर तोड़ रहे हैं, देखो मम्मी तुमको कितना मार मारेंगी, बेटा डायमंड का हीरे का क्या बनवाओ, ज्वेलरी बनवा लो यार, आभूषण बनवा के रख लो, बहुत महंगा, बहुत ज्यादा बिकता है महंगा, ठीक है, तो बहुत मार खाओगे। तो ये गलती मत करना, लेकिन यूज किया जाता है बिकॉज इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्यों यूज किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इन दिस ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम। यहाँ पर 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यूज्ड एज लुब्रिकेंट, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल में भी यूज किया जाता है। तो ये सब कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बकमंस्टर फुलरीन की बात करते हैं। इट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन। कितने कार्बन की, 60 कार्बन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल। स्फेरिकल मतलब समझ पा रहे हो,
फुटबॉल की तरह दिखने। इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये चीज आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि फ्लोरीन के बारे में बहुत बार पूछी गई है, बहुत अलग अलग बातें, तो जितनी आप जान सकते थे उतनी मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी। अब शुरू करते हैं असली कार्बन कंपाउंड्स। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, इसको थोड़ा सा अगर तोड़ने की बात करोगे तो ये हाइड्रोजन प्लस कार्बन, अगर इसको तोड़ते हो तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन यहां से निकल गया। मतलब ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ किसके बने हो, हाइड्रोजन और कार्बन के बने हो। मेन एलिमेंट कौन हो उनका, हाइड्रोजन और कार्बन। अगर और कोई एलिमेंट तुम्हें दिखता मतलब वो बाहरी है, पेरेंट एटम नहीं है, वो पेरेंट एलिमेंट नहीं है, वो बाहरी आया। जैसे घर में तुम्हें अगर घर के किसी एक प्रॉपर घर की बात की जाए, अगर किसी एक प्रॉपर घर की बात की जाए, एक घर है हमारा, इस घर में सिर्फ कौन रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं। अगर कभी भी कोई दूसरा तुमको क्लोरीन मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो ये इस घर के सदस्य नहीं है, ये क्या है, बाहरी आदमी है। ठीक है, तो मतलब हाइड्रोकार्बन्स क्या है, मोस्टली किसके बने होते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन के। अगर कोई एक्स्ट्रा इंप्योरिटी, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता है तो उसकी बात अलग है। तो मेनली ये किसका घर होता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन का होता है। ये कितने तरीके के होते हैं, फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, थर्ड वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसकी बात हमें नहीं करनी है क्योंकि अभी हमारे लेवल में ये चीजें नहीं है। बट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, एल्केन आता है, एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में आता है एल्कीन्स एंड एल्काइंस। इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा CnH2n+2। यहाँ पर बच्चों को n ही नहीं पता होता है, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम ये आपको पता होना चाहिए। बहुत लोगों को मैं पूछता हूँ ना, तो n भैया क्या हाइड्रोजन है ना, और क्या CnH2n होता है एल्कीन का फॉर्मूला, CnH2n-2 क्या होता है, एल्काइंस का फॉर्मूला। आगे और चर्चा में बात करते हैं डिटेल में। सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करते हैं। सैचुरेट का मतलब समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, जैसे सैचुरेट हो गया है कोई भी चीज, अगर हम बोलते हैं सैचुरेट हो गई है, हमारा सैचुरेशन लेवल पहुंच गया, मतलब जितनी हमें चाहिए थी उतना कंप्लीट हो गया है, पूरी तरीके से सैचुरेट हो गया है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं ना कि चीनी और पानी का मैं सॉल्यूशन मान लो मिला रहा हूं, ठीक है, चीनी और पानी का, ये चीनी एंड प्लस पानी इसमें मैं मिला रहा हूं, तो चीनी में इसमें मिलाते जा रहा हूं, मिलाते जा रहा हूं, मिलाते जा रहा हूं। एक समय ऐसा आएगा चीनी अब घुलेगी नहीं, कभी तो ऐसा आएगा, कभी तो ऐसा है चीनी घुलेगी नहीं। तो ये होता क्या है, देखो पानी जब भी होता है, पानी के बीच में, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी ये जो जगह दिख रही है ना, ये इसी में क्या जाता है, चीनी के पार्टिकल्स जाके बैठते हैं। भाई एक समय ऐसा आएगा कि वो स्पेस भर जाएगा, भर जाएगा। तो अब भाई पार्टिकल बैठे कहाँ, जैसे ट्रेन का डब्बा है, बोलोगे बहुत सैचुरेट हो जाता है डब्बा कभी कभी, मतलब पूरा भर गया है, तो बाहर तक लोग लटक के जाते हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी ना कि उस डब्बा में और आदमी नहीं बैठ सकते, तो वो कंडीशन क्या होती है, सैचुरेशन की कंडीशन होती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी कंपाउंड्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड का मतलब उसमें और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स तुम नहीं जोड़ सकते हो, मतलब उनकी बॉन्डिंग कंप्लीट पूरी हो गई है। तो सैचुरेशन, कंपाउंड ऑफ कार्बन विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, जिनके पास सिंगल बॉन्ड होते हैं बिटवीन द कार्बन एटम आर कंप्लीटली सैचुरेटेड कंपाउंड। देखो ध्यान से, मैं बोलता हूँ कार्बन कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो। हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एंड कार्बन के ही कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये यहाँ जुड़ गया। अब तुम एक बात बताओ, क्या तुम इसमें कुछ अलग से जोड़ सकते हो लाके, और हाइड्रोजन जोड़ सकते हो? अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूं तो क्या तुम और हाइड्रोजन इसमें जोड़ सकते हो? तो बोलोगे भैया जगह ही नहीं है, हर कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए और एक मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए शेयरिंग के लिए, तो 4 ऑटोमेटिकली यहाँ पर पूरे हैं, मतलब सिंगल बॉन्डेडली पूरे हैं, तो हम इसमें और कुछ नहीं जोड़ सकते हैं, और कुछ नहीं जोड़ सकते हैं। बात तो भैया सही है आपकी, भाई ये तो कंप्लीटली सैचुरेटेड, मतलब और हाइड्रोजन नहीं डाल सकते। अगर मैं तुमसे बोलूं और हाइड्रोजन इसमें डाल के दिखाओ, तुम बोलोगे नहीं डाल सकते, इसका मतलब ये सैचुरेटेड हो गया। तो इसी तरीके के जितने भी अल्केन वाले कंपाउंड होते हैं, अल्केन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड, तो एल्केन के जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या फिर पेंटेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, कुछ भी ले लो, सारे क्या है, सैचुरेटेड। लेकिन दूसरी बात आती है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या, भाई हम चीनी और पानी का घोल मिला रहे हैं, अभी और चीनी डाल सकते हैं, पूरी तरीके से सैचुरेट नहीं हुआ है, मतलब और भी हम हाइड्रोजन, कार्बन और उसके मॉलिक्यूल में जोड़ सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए दोस्त, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए। अगर कोई एक प्यारा सा नेक सा बंदा आता है, भैया कि 2 हाइड्रोजन मैं आपको दे रहा हूँ, H2 2 हाइड्रोजन दे रहा हूँ, क्या आप इसमें ऐड कर सकते हैं?
तो भाई एक बार तो बंदा आएगा सोचेगा कहाँ ऐड कर लेंगे, तो बोलेगा भैया ये दोस्ती जरूरी थोड़ी है, हमें हाइड्रोजन ऐड करना है तो ये दोस्ती तोड़ लीजिए, तोड़ के एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए। तो ये दोस्ती टूट सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं टूट सकता, ये दोस्ती टूट सकती है। ये डबल बॉन्ड का देखो, किसी से ज्यादा शेयरिंग करना भी हमारे लिए खतरनाक है। देखो बात समझ रहे हो ना, उतना ही मतलब का व्यवहार रखो जितना तुम्हारा लंबा चल पाए, ठीक है। किसी से इतनी भी दोस्ती मत कर लेना कि भाई बाद में अगर वो तोड़े तो तुम्हारा ज्यादा नुकसान हो। अगर मान लो इस ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में कंफ्लिक्ट हुआ, कभी लड़ाई हुई, तो समझ रहे हो दोनों का दो का नुकसान होगा डायरेक्ट। तो ये यहाँ पर अभी भी क्या है, तोड़ना आसान है, इनकी दोस्ती हटा के हम डायरेक्ट हाइड्रोजन अभी ऐड कर सकते हैं, सैचुरेट करने के लिए हम हाइड्रोजन ऐड कर पाएंगे। तो ये क्या है, जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो अनसैचुरेटेड होता है, मतलब अभी हम वहां पर चीजें तोड़ सकते हैं, हम तोड़ के हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, किसी को ऐड कर सकते हैं, किसी को ऐड कर सकते हो, दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। द कंपाउंड ऑफ कार्बन विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसमें एल्कीन आएगा, एल्कीन आएगा और एल्काइन भी आएगा। इस बात को आप दिमाग में अपने रख लीजिएगा। दोनों का फॉर्मूला आपको पता होगा, CnH2n और CnH2n माइनस का 2। प्रोपीन, इथीन, इथाइन, ब्यूटाइन, ठीक है, पेंटाइन, कुछ भी लिख लो, सब कुछ क्या है आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं मेरे दोस्त। इतनी बात आपको समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया। अब फंक्शनल ग्रुप की कुछ बात कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला एल्केन आएगा, यहाँ पर एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, कॉन्जुगेट एल्काइन, बेसिकली कॉन्जुगेट मतलब एक के बाद अगर छोड़ के हो, एल्काइन, ठीक है। एल्कीन एल्काइन क्या था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन क्या होता है, किस तरीके, आर मतलब समझ जाना कि कार्बन, आर का मतलब क्या है, कार्बन, ठीक है, कार्बन। और ये वाला पॉइंट है, ये भी कार्बन है। जब भी जहां पर भी नुकीला पॉइंट मिले ना, ये कार्बन है। जैसे ये नुकीला पॉइंट होता है तो ये हमेशा नुकीला किसको दिखाता है, कार्बन को दिखाता है। ये नुकीला पॉइंट किसको दिखाता है, कार्बन को दिखाता है, ठीक है दोस्त। चलिए, तो यहां पर कार्बन है, इसका मतलब कीटोन की क्या बात है कि सी 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 डबल बॉन्ड हो, एक सी डबल बॉन्ड हो, उसके अदर भी क्या जुड़ा हो, सी जुड़ा हो, तो इसे कीटोन बोलते हैं। अल्डिहाइड, एक सी डबल बॉन्ड हो लेकिन एक जगह कार्बन जुड़ा हो और एक जगह क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो इसे RCHO भी बोलते हैं, ठीक है। RCOR ये होता है, ये होता है RCHO जिसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, RCOOH, OH एक था, यहाँ एक तरफ क्या जुड़ा हो, OH जुड़ा हो, एक तरफ क्या जुड़ा हो, R जुड़ा हो, मतलब कार्बन जुड़ा हो। यहाँ पर R है, एक तरफ ये डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड वो देखो सब में कॉमन है, एक तरफ कार्बन का एक कार्बन जुड़ा है, एक में ऑक्सीजन और कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, तो ये क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं इसे, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे ईस्टर। अब एसिड हैलाइड की बात करते हैं। CO एक तरफ क्या जुड़ा, हेलोजन जुड़ा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, फ्लोरीन, ये सब क्या है, हेलोजन होते हैं। एमाइड की बात करें तो एक तरफ NH2 जुड़ा हो तो एमाइड बोलते हैं इसे। परऑक्सी मतलब एक तरफ डबल O और H जुड़ा हो, ठीक है, और यहाँ एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं। वो सेम मॉलिक्यूल बेसिकली आइडेंटिकल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइमरी एमाइंस का क्या मतलब है, देखो अगर अमोनिया की बात करूं तो NH3 है, मतलब नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चाहिए, 3 चाहिए। तो अगर एक कार्बन, ये R क्या है बेटा, कार्बन है, अगर नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा होगा तो उसे प्राइमरी एमाइन बोलते हैं। अब कार्बन जैसे ही जोड़ोगे तो हाइड्रोजन को निकालते जाओगे, तो RNH2 अगर दो, ये क्या है, R ही है, समझ जाओ R, ठीक है, ये R ही है, R मतलब कार्बन, ठीक। तो अगर 2 कार्बन जुड़ा हो तो ये सेकेंडरी अमाइन, अगर 3 कार्बन जुड़े हो तो ये टर्शियरी अमाइन बोलते हैं इसे। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि यहां से पूछा जाता है काम, ठीक है। आगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। ये क्या है, कार्बन है, कार्बन से एक X जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ, X। इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर डायरेक्ट नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा था तो हम इसे प्राइमरी अमाइन बोल रहे थे, डायरेक्ट नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़ा था तो हम सेकेंडरी अमाइन बोल रहे थे, डायरेक्ट नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़ा था तो टर्शियरी अमाइन बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे ये है C और ये है X, इस कार्बन से अब हम किसको देखेंगे, हैलाइड के केस में ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए बेटा, इसको ध्यान से समझ लेना, मोस्ट प्रोबेबल है यहाँ से पूछ लिया जाए कि प्राइमरी कार्बन में, प्राइमरी हैलाइड अल्काइल हैलाइड में कितने कार्बन होंगे, सिंगल सेकेंडरी में कितने होंगे, ट्रिपल में। देखो ये X है, ये X किससे जुड़ा है, इस कार्बन से। अब इस कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा है तो ये प्राइमरी होगा, और इस कार्बन से अगर एक कार्बन ये जुड़ा है और एक R ये जुड़ा है तो ये सेकेंडरी होगा। फिर इस कार्बन से एक X ये जुड़ा था मेरा, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया। अगर 3 जुड़े हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिख लो, ये कार्बन था,
इससे एक X मैंने जोड़ दिया, अब इस पे एक कार्बन यहाँ जोड़ दो, एक कार्बन यहाँ जोड़ दो, एक कार्बन यहाँ जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। अगर यहाँ पर C था, इस C से एक X जोड़ा था, एक कार्बन यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देता हूँ, एक कार्बन यहाँ जोड़ रहा हूँ, तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो दो का सेकेंडरी और सेकेंडरी तो, ठीक है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। लेकिन जिससे जिससे ये हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा, उस कार्बन से कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच हैं वो डिपेंड करता है आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड्स के काम को पहचानने में। अगला फंक्शनल ग्रुप आता है अल्कोहल, मतलब आर। आर मतलब कार्बन की चेन। आर का मतलब क्या है, कार्बन की चेन। ये किस तरीके की हो सकती है, 1 2 3 भी हो सकती है, और भी हो सकती है 4 भी जोड़ सकते हैं इसमें, 1 2 3 4 भी जोड़ सकते हैं किसी नंबर ऑफ कार्बन। तो आर क्या है, कार्बन की चेन को दिखाता है। ईथर क्या है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की अलग अलग चेन हो तो ये ईथर हो जाएगा। थाइऑल क्या होगा, एस एच से जब जुड़ा हो थाइऑल, और थायो ईथर का मतलब एस के जब दोनों तरफ कार्बन की चेन जुड़ी हो। तो हमें ज्यादा दिमाग अल्कोहल और ईथर पर तक ही लगाना, उससे ज्यादा नहीं लगाना। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देखो कार्बन हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड होंगे, पहली बात समझ में आ जाएगी आपको, सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड। दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात समझ में आ रही है, सैचुरेटेड में क्या कोई चीज ऐड कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड कर सकते हो, क्योंकि भैया ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है। अभी हमने भैया ने हमको बताया कि इसमें कुछ नया ऐड नहीं कर सकते हो तुम, क्यों, क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चारों हाइड्रोजन से सिंगली बॉन्डेड है। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या कोई चीज ऐड कर सकते हो क्या, अगर ऐड हो रही है मतलब रिएक्शन हो रहा होगा, हो रहा होगा, हो रहा होगा। बात तुम्हें समझ में आई क्या। टाइप्स ऑफ रिएक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, अभी आगे मैं दिखाऊं कितने तरीके के हो सकते हैं। हमारे पास टोटल कंपाउंड कितने हैं, दो, सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो हम सैचुरेटेड में कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं वो अब समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम बेसिकली 3 तरीके के टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, 3 तरीके के पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन, एडिशन। सेकेंड वन इज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो दिस इज नन अदर देन द कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन लिख लीजिए आप, ये रिएक्शन। ठीक है, नोट्स अगर तुम बना सको तो जरूर बनाते रहा करो, क्योंकि नोट्स अगर आप बनाते हैं तो आपको, आप अपने लैंग्वेज में बनाते हो बेसिकली, ठीक है, तो नोट्स बना लिया करो। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूं, तो इस बात को अपने दिमाग में आप रख लीजिएगा। एडिशन रिएक्शन हमेशा कौन देगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड देगा। क्यों, क्योंकि एडिशन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, ऐड करना, किसी चीज को ऐड करना। एक कंपाउंड था, मैं डायरेक्ट उसमें लाके किसी चीज को ऐड कर दे रहा हूं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड था C डबल बॉन्ड C, इसमें मैंने हाइड्रोजन को मैं लेके आया, मैंने क्या कर दिया भैया, अब ये बन गया C। देखो ध्यान से समझना बात को, ध्यान समझना। एडिशन रिएक्शन किस तरीके से बनती है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लेके आए, हमने इसमें ऐड कर दिया। ये क्या था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हमने हाइड्रोजन लाया और हाइड्रोजन डायरेक्टली जाके ऐड हो गया। हुआ क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, एक बॉन्ड क्या हुआ होगा, ब्रेक हुआ होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। और बॉन्ड ब्रेक होने के कारण दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन की, एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई होगी। वो कौन पूरा कर दिया होगा, दो हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन जाके यहाँ पर जुड़ गया होगा, एक हाइड्रोजन जाके यहाँ पर जुड़ गया होगा, और स्टिल इसके बीच में एक बॉन्ड और बचा था, तो स्टिल एक बॉन्ड बचा है। ये दोनों बॉन्ड कौन से हैं, ये दोनों वाले। ये दोनों कौन से हैं, ये दोनों वाले। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ गया। तो ये रिएक्शन जब भी इस तरीके का है कि क्या होगा, दो कंपोनेंट आएंगे और जाके जुड़ जाएंगे, तो ये दे विल बी व्हाट, दे विल बी एडिशन रिएक्शन। तो इसको समझने के लिए आप सिंपल से यहाँ से बात समझ सकते हैं कि दो यहाँ पर कार्बन एटम था, इस तरीके से हमने A और B को ले आया, यहाँ पर जोड़े, तो A B क्या हुए, आपस में बॉन्ड ब्रेक किए होंगे, A और B का आपस में बॉन्ड रहा होगा, तो यहाँ पर कार्बन के साथ A जुड़ गया, एक कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ जाके B जुड़ गया, तो इस तरीके से 4 आपके पास हो गया। तो ये एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा एडिशन क्या होती है, एलिमिनेशन क्या होती है। यहाँ पर there are certain reaction in which involves elimination, removal of adjacent atom। एलिमिनेशन का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल का सहारा लेते हैं,
ठीक है। देखो अब जैसे मैं बोलूं यहाँ पर भी कि कार्बन था हमारे पास, एक कुछ जुड़ा था यहाँ पर, एक कुछ जुड़ा था, एक यहाँ पर भी कुछ जुड़ा था एक्स, ठीक है। एक कार्बन यहाँ था, यहाँ पर वाई जुड़ा था, यहाँ पर भी कुछ जुड़ा था, यहाँ पर भी जुड़ा था। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि भैया कुछ नई चीज तो हम जोड़ नहीं रहे तो एलिमिनेट कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, एक एलिमेंट यहाँ से निकलेगा, एक एलिमेंट यहाँ से निकलेगा, मतलब कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा, कार्बन से बाहर की तरफ निकलेगा। तो यहाँ से जब भी निकलेगा, जस्ट रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन विल बी द एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको बात को आप समझिएगा। तो अब क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद लगभग अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स और वाई आपस में दोस्ती कर लेंगे। देखो क्या हुआ, पहले कार्बन ऐसे ही था, हम कुछ कंडीशंस यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पर कुछ कंडीशंस होगी, वो आपको अभी नहीं जानना है, ठीक है। अभी आपको सिंपल सा फॉर्मेट समझना है, क्योंकि फॉर्मेट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक का, ठीक है। तो फॉर्मेट के ऊपर ही पूछा गया, फॉर्मेट में बता रहा हूँ। मैंने बोला था आपको ना कि आपको कुछ चीजें समझने के लिए पहले 1-2 घंटे की पूरी, अब यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म पूरी आपको समझनी पड़ेगी कि H2 विल अटैक इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो चीजें भी मुझे नहीं समझाना आपको, ठीक है। इतना बस समझो, एक कार्बन से एक्स जुड़ा था, एक कार्बन से वाई जुड़ा था। एक एडजेसेंट एटम से क्या हुआ, देखो द रिमूवल ऑफ एडजेसेंट एटम, एक्स कहां से जुड़ा, एक हटा, इससे जुड़ा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। वाई कहां से जुड़ा, हटा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। तो जब दोनों, अब कुछ अलग से कोई एलिमेंट बचा नहीं, तो ये बोलेंगे क्यों ना हम फिर से शेयरिंग आपस में कर लें, तो शेयरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये गाथा यहाँ पर होती है, इस तरीके से काम होता है। तो इसे बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अगर क्वेश्चन इससे भी पूछा जाए कि किसी चीज, कोई कार्बन कंपाउंड है, वो बाद में जाके अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना रहा है, तो बताइए किस तरीके की रिएक्शन हो सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबल अगर एलिमिनेशन ऑप्शन है तो यू विल क्लिक ऑन दैट। अब थर्ड चीज है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वेरी गुड रिएक्शन। इसको भी देखते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन फ्रॉम एटम ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ सब्सटेंस, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैं थोड़ी सी चर्चा यहां पर करूं तो ये एडिशन प्लस एलिमिनेशन दोनों यहां पर होता है। इस रिएक्शन में दोनों बात करनी पड़ेगी हमें और आपको, ठीक है। देखो आगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं कि कार्बन के पास कुछ एक कंपाउंड था एक्स, ठीक, हमने इसमें क्या जोड़ा, वाई जोड़ा, तो ये क्या हो गया, आर वाई बना लिया और एक्स बना लिया। यहाँ पर अगर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी तो शायद आपको याद होगा। सो सेम एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई एक एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा दूसरा एलिमेंट, बस सिंपल सी बात ये है। हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है कभी क्लोरीन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। जैसे आप CCl4 बनाते हैं तो बेसिकली मीथेन में से हम एक एक कार्बन को, एक एक क्लोरीन को, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाता है क्लोरीन, ठीक है। इन एनी कंडीशन, जैसे मैं बोल दूं CH4, हम इसमें क्या करते हैं, क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर CH3Cl बनेगा प्लस HCl बन जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो ध्यान से, Cl2 था हमारे पास, तो एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस होगा। पहले क्या होगा, CH4 था, तो यहाँ से CH3 बनेगा और यहाँ प्लस बन, एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली निकल गया, ठीक, तो ये रेडिकल बनेगा, ठीक। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो एक हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो दोनों को समझो ध्यान से, हमारे पास क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ आया, इसका मतलब निकल रहा है, तो ये प्रोसेस क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। क्या बोलिएगा, ये प्रोसेस तो एलिमिनेशन हो गई। लेकिन इससे एक क्लोरीन इसमें ऐड हुआ और ये क्लोरीन ऐड करके देखो यहाँ पर एक क्लोरीन ऐड हो गया, तो ये क्या होगी, एडिशन रिएक्शन। ये होगी एडिशन, ये होगी एलिमिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता जाता है कि एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाएंगे हम और आगे चीजें होती जाएंगी। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि भैया कुछ ऐड होगा तो कुछ निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐड हो रहा है या फिर सिर्फ निकल रहा है, कुछ अगर निकल रहा होगा तो कुछ ऐड हो रहा होगा, कुछ ऐड हो रहा होगा तो कुछ निकल रहा होगा, दैट विल बी द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बेसिस पर क्वेश्चन आएगा, हम क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। चलिए अब आगे कुछ चीजें आती हैं जो कि आपको बस शॉर्ट फॉर्मेट में समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, पहले से ही आपको पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये आपने पढ़ा होगा, पहले भी मैंने बताया हुआ है। तो अगर इस तरीके का कभी भी कोई चर्चा है कि कोई अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल मतलब OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हमें कराना है तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, 2 एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देने पड़ते हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फर्स्ट वन इज KMnO4
इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम में, और H2Cr2 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये दो बेसिकली दोनों किस में काम करते हैं, ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, बेसिक मीडियम में काम करता है। ये क्या करने हैं, दोनों का काम है ऑक्सीडेशन, दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं। तो ये कुछ मैकेनिज्म है, आप समझ पाएंगे तो समझ पाइएगा। हम जैसे OH माइनस हमारे पास क्या था, बेसिक मीडियम क्या है, मीडियम का मतलब बेसिक, ये OH माइनस हमारा कहाँ से, मीडियम के कारण आया, और यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको अभी नहीं पता होगा, आई डोंट थिंक पता होगा। तो ये हाइड्रोजन लेके वाटर, ये क्या था पहले OH था, ये वाला हाइड्रोजन ये क्या करेगा, खींच लेगा, खींच के वाटर निकल जाएगा यहाँ से। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से हमारे पास KMnO4 था, K क्या होता है, प्लस होता है, MnO4 माइनस होता है, दोनों ब्रेक हो जाएंगे ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग। ब्रेक हुए, यहाँ पर MnO4 था, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा Mn पर। ठीक है, ऑक्सीजन अटैक करने के बाद कुछ प्रोसेस इस तरीके से होगी, -HMnO4 इस वाले कार्बन से, सेकंड वन वाले कार्बन से भी ये क्या करेगा, हाइड्रोजन हटा लेगा। हाइड्रोजन जैसे ही हटाएगा, दो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, मतलब क्या बन गया यहाँ पर, ROR, यहाँ पर क्या बन गया, कीटोन बन गया, कीटोन बन गया। या तो यहाँ पर देखो, अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन कराओगे तो कीटोन बनेगा, अगर यहाँ पर ये R की जगह H ही होता, यहाँ पर R की जगह H होता, ठीक है, H होता, तो ये सिंपल सी एल्डिहाइड बनता, या फिर दैट इज हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता था। तो यहाँ पर अगर माइल्ड करोगे, ठीक है, तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, या फिर अगर बहुत ज्यादा करोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, इसके लिए समझने के लिए थोड़ा सा हमें काम यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग। देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास था सिंपल सा, इसको मैं हटाता हूँ, इरेज करता हूँ, हमारे पास सिंपल था एल्कोहल, लेकिन इस कार्बन से क्या है, ये कार्बन है, कार्बन से OH जुड़ा है, इस कार्बन से दो कार्बन और जुड़े हैं। जब भी दो कार्बन और जुड़े होंगे तब उस केस में क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन के बाद कीटोन बनेगा। दिमाग में रखना, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं। जब भी इस कार्बन से दो कार्बन और जुड़े होंगे, आर का मतलब मैंने बोला है कार्बन की चेन, कार्बन की चेन, एक चेन हो सकती है, दो चेन हो सकती है, तीन भी हो सकती है, तो आर इज सिंपली ए कार्बन चेन। तो जब OH से, OH पे दो कार्बन जुड़े हों, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन से, तो कीटोन बनेगा। अगर इसमें से एक भी R की जगह H आ गया तो उस केस में एल्डिहाइड भी बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम कितना ज्यादा ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर डीप दैट इज स्ट्रॉन्ग कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है। H2Cr2O4 भी सेम केस पर आपका काम करता है। इस केस में भी वाटर को रिमूव करके हमारा मेन काम क्या होगा, कीटोन बनाना, ऑक्सीडाइज करा देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजें और भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ पर ओवरऑल दो चीजें होती हैं, एक हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाता है, बाद में एक हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाता है। तो दो हाइड्रोजन रिमूव करने की वजह से यहाँ एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाएगा और निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। बस इतनी सी कहानी होती है। ठीक है, तो इतनी बात थी। अब बात कर लेते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म क्या होता है, इज अ फिनोमिना इन विच मोर देन वन कंपाउंड हैव सेम केमिकल फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या है कि भाई सेम केमिकल फॉर्मूला से डिफरेंट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर अगर हम बना पा रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, हमारे लिए आइसोमेरिज्म कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब C4H 4 दूना 8 2 10, ये क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो ये कार्बन की चेन 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं दूसरी बात बोलूँ 1 2 3 और यहाँ पर एक कार्बन और ऐड कर दूं, अब बोलो दोनों है तो ब्यूटेन ही, दोनों है तो ब्यूटेन ही, मतलब 4 कार्बन। ठीक है, लेकिन अगर इसका नाम देखोगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। ये तो हो गया ब्यूटेन, लेकिन इसकी बात करूं 1 2 3, तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल और प्रोपेन। बोलिएगा कोई दिक्कत, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये तो ब्यूटेन था लेकिन ये प्रोपेन बन रहा है तो दोनों में 4 ही कार्बन, कोई दिक्कत है तो दोनों में 4 ही कार्बन। अगर इसका केमिकल फॉर्मूला तुम यहाँ पर लिख रहे हो तो दोनों के लिए C4H10 ही तो लिखोगे, C4H10 ही लिखोगे। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो स्ट्रक्चर दोनों का बदल गया, तो स्ट्रक्चर बदलेगा, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, केमिकल फॉर्मूला विल बी द सेम। तो आइसोमेरिज्म यही कहता है कि सेम कंपाउंड हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, सेम नंबर ऑफ केमिकल फॉर्मूला हो, बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, दोनों तरह तरीके से अरेंज करके अपना डिफरेंट दिखावा रूप बना ले, तो वो आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, अब कुछ तरीके के आइसोमेरिज्म हमें पढ़ने हैं, बेसिकली सुनने हैं, समझने हैं। आइसोमेरिज्म 2 तरीके का होगा, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें इसकी बात नहीं करनी है।
ठीक है, इसमें आता है चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन। इतना भी हमें नहीं पढ़ना है, हमें बेसिकली क्वेश्चन के थ्रू हम चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन की बात शुरू होती। 1 घंटे देखो सिर्फ थ्योरी कराने में चला गया। मैं हमेशा सोचता हूँ कि थ्योरी ना कराऊं आपको, लेकिन आपको करानी पड़ेगी। देखो अब कुछ चीजें क्वेश्चंस के थ्रू भी कुछ टॉपिक्स क्लियर होंगे, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसको इस चीज से पढ़ना, इस चीज से रिलेट करके पढ़ना कि भैया अभी भी थ्योरी करा रहे हैं तो पूरे कॉन्सेंट्रेटेड माइंड के साथ पढ़ना। पहली चीज जो पहला क्वेश्चन आएगा बहुत ही अच्छा है, व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड। इथेनॉल का मतलब क्या होगा भैया, CH3 CHOH। बोलो, एक कार्बन यहां जुड़ गया, एक कार्बन यहां जुड़ गया, CH2 बोल दो इसको। ठीक है, ये क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। इथेनॉल को बनाना आना चाहिए। जब हम इसको हीट करें किसके रिस्पेक्ट में, H2SO4 डाल के इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करोगे कितने डिग्री सेल्सियस पर, 170 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम हीट करते हैं इसको, तो बताइए क्या बनाएगा। तो ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा यहां पर मैं समझाता हूं आपको। CH3 CH2 और यहां पर है OH। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब डिहाइड्रेट हो जाते हो, कभी कभी आपने पढ़ा होगा ना कि भैया वो डिहाइड्रेट हो गया, मतलब पानी की कमी हो गई है। इट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इस चीज को अपने दिमाग में रख लीजिएगा। जब भी अल्कोहल हो, कोई भी अल्कोहल हो, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, कुछ भी हो, अगर उसमें हम H2SO4 डाल के उसको 170 डिग्री पर हीट करेंगे तो वहां से क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। मतलब इससे क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। अब वाटर निकल जाएगा मतलब ये OH निकल गया यहाँ से, एक हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ पर निकला तो यहाँ क्या बनेगा, CH2 बनेगा, और पहले से CH2 यहाँ पर था तो एक कार्बन के यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ, दोनों क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। शेयर करके क्या बना देंगे, एल्कीन बना देते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, वाटर निकलेगा, वाटर निकलने के लिए एक OH, वाटर क्या होता है, OH प्लस H, यही तो होता है, H प्लस और OH माइनस, यही तो होता है वाटर। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो OH यहाँ से कंप्लीटली निकल गया इस वाले कार्बन से, और हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से। तो दोनों के पास अब यहाँ पर हाइड्रोजन निकला तो एक यहाँ CH2, बेसिकली ये CH2 कर लो यार, सॉरी CH2 ही होगा ना, नहीं नहीं CH3 होगा, सॉरी CH3 ही होगा। ठीक है, हाँ CH3 होगा। तो CH3 था, एक हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा तो दो ही बचेगा। तो यहाँ पर एक कार्बन के पास क्या बचा, H2C ही बचा, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी अनपेयर्ड है। इस केस में यहाँ से OH गया तो CH2 अभी भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब कुछ नया एलिमेंट बाहर से हमारे पास है नहीं, तो ये क्या करेगा, आपस में शेयर कर लेगा, शेयर करने के बाद एल्कीन बना देगा। तो इथेनॉल बेसिकली H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वर्क एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट व्हेन इट इज यूज्ड टू हीटेड अप टू 170 डिग्री। ठीक है, कन्वर्टेड टू इथीन। देख लो यहाँ पर इथीन आया भी है, ये क्या है, इथीन है। स्ट्रक्चर अगर देखोगे 2 कार्बन है, एथ बोलते हैं इथीन। क्लियर बात, इथेनॉल को जब हीट करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में तो वो क्या बनाएगा, इथीन बनाएगा। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलोट्रोप। एलोट्रोप डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर है, बचा क्या, क्यूमीन। क्यूमीन नहीं है, C फॉर क्यूमीन नहीं है। ठीक है, क्यूमीन एक स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, वो आप बाद में पढ़ोगे। नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द हेक्सेन, इसके लिए हम बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम बनाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। चेन आइसोमर्स का मतलब चेन कितनी अलग अलग बन सकती है। तो पहला यहाँ पर हम बनाते हैं, सबसे पहले एकदम सीधी सीधी बनाइए, 1 2 3 4 5 6, 3 और ये 3 6। दूसरा बनाइए भैया, दूसरा क्या है, एक कार्बन यहाँ करिए, एक कार्बन यहाँ जोड़ दीजिए, पीछे से ये वाला कार्बन निकाल के इस पॉइंट पर जोड़ दो। ठीक, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत, ये वाला कार्बन मैंने कहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। तीसरे केस में ये वाला कार्बन तोड़ के यहाँ जोड़ दीजिए, सी 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 सी, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन। अब चौथा बना लीजिए सी। अब ये वाला कार्बन उठा के यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, ये वाला कार्बन उठा के यहाँ पर फिर से लगा दीजिए। तो ये सी सी, यहाँ पर एक सी, यहाँ पर 2 सी, यहाँ पर एक सी, यहाँ पर एक सी, 3 और 3 6। हो गया बात, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक दिक्कत अभी भी है, एक दिक्कत अभी भी है। हम दूसरे केस को, ये वाला केस को और भी एक थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हैं। इस केस में हम क्या करें, इसको उठा के यहाँ पे जोड़ दें। तो पांचवा यहाँ पर बना लेता हूं मैं, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5। अब एक सी को यहाँ जोड़ देता हूं। देखो कोई दिक्कत, पहली एकदम स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, हेक्सेन थी। दूसरी क्या थी, 2 मेथाइल, ये क्या थी, 2 मेथाइल, देखो सबका नाम लिख लो, 2 मेथाइल पेंटेन। कोई दिक्कत, 2 मिथाइल पेंटेन थी। यहाँ पर क्या होगी, 1 2 3 4। ठीक है, 2 मिथाइल 3 2 3 डाई मिथाइल
और क्या होगा ब्यूटेन। यहाँ पर क्या होगा 2 डाइमिथाइल, ये क्या होगा 1 2 3 4 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो दोनों अलग अलग हैं, ब्यूटेन है लेकिन दोनों के ऊपर अलग अलग कंपाउंड जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। तो 5 अलग अलग स्ट्रक्चर टोटल पॉसिबल हैं। तो ये चीज क्या हो जाएगी 5 टोटल पॉसिबल है यहाँ पर 5। अब देखो ध्यान से यहाँ पर समझना, तुम फोकस होके थोड़ा समझना, ये बनाया मैंने कैसे। मैंने अपनी पॉसिबिलिटीज को थोड़ा सा चेंज किया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे लंबी चेन बनाऊंगा। सबसे लंबी चेन 6 कार्बन की बनेगी। फिर 5 कार्बन पे आओ तो 5 कार्बन की 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की 2 चेन मेरे पास बनी। देखो इस तरीके से आप बनाओगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले लंबी चेन बनाओ, 6 कार्बन है 6 की चेन बना दो। फिर 5 पे आओ, अब 5 पे एक कार्बन बचा तुम्हारा, तो या तो तुम यहाँ ऐड कर सकते हो कार्बन, या तो तुम यहाँ ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ ऐड करोगे तो यही वाला केस देखो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि काउंटिंग अब इधर से शुरू हो जाएगी 1 2। अगर इधर से शुरू करोगे तो 1 2, तो हमारे पास 2 स्पॉट्स हैं, एक यहाँ जोड़ सकता हूँ मैं, एक यहाँ जोड़ सकता हूँ। तो एक यहाँ वाला ये हो गया और यहाँ वाला ये हो गया। अब इसके बाद 4 की बना लो, तो 4 के लिए 2 स्पॉट्स हैं, एक ये स्पॉट है एक ये स्पॉट है। अब इसके बाद कोई और स्पॉट्स नहीं बचता है, तो ये 4 का हो गया। ठीक, लेकिन एक स्पॉट और बचता है कि एक ही पर दोनों कार्बन को जोड़ दें, एक ही पर दोनों को कार्बन को जोड़ दो, तो दोनों कार्बन को जोड़ दोगे तो यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 5 टोटल हमारे पास आइसोमर्स, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना बन जाएगा तुम्हारे पास। अब यहाँ पर आता है प्रिपरेशन ऑफ डालडा वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल देखो हम बेसिकली जो होता है ना, हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या होता है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल ये होता है बेसिकली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल होता है बेसिकली, अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल। अनसैचुरेटेड इन नेचर होता है, इसको कन्वर्ट हम किस में करते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। और सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें हाइड्रोजन का ऐड करेंगे। तो हाइड्रोजन को ऐड करोगे और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो आप जब भी वेजिटेबल ऑयल से डालडा बनाएंगे, डालडा तो हम क्या करते हैं हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होगा, उन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हमें सैचुरेट करना है। ठीक है, ये इसीलिए लिक्विड फॉर्मेट में होते हैं, यहाँ पर लिक्विड फॉर्मेट में होता, ऑयल है लिक्विड फॉर्मेट में, लेकिन डालडा देखोगे तो सूखा सूखा होता है, उसको जब हीट करते हैं तब भले वो पिघलता है, लेकिन वैसे लिक्विड फॉर्मेट में होता है। तो ये अनसैचुरेटेड होता है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, दिस विल बी द हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप दोस्त। अब इथेनॉल रिएक्ट विथ, देखिए सेम क्वेश्चन जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था फिर से आया हुआ है। इथेनॉल रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री टू फॉर्म इथीन। अभी मैंने बताया आपको पीछे इथीन बनाता है। चलिए IUPAC नेम, IUPAC नेम के लिए रूल नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या चूज करना है, लॉन्गेस्ट चेन खोजना है, सबसे पहला काम। ध्यान से रखना, मेरी ये रूल अगर याद कर लोगे हमेशा काम आएगा, लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा कि याद रखना कि जल्दी जल्दी लोग मिले, जल्दी जल्दी एलिमेंट्स मिले, मतलब जो अलग से अटैच हो मिले। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, एक यहाँ पर x यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, एक x यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, और एक y यहाँ जोड़ दे रहा हूँ। ठीक, अगर मैं मुझे काउंटिंग शुरू करनी है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा हमेशा से, हाँ थोड़ा सा छेड़छाड़ यहाँ भी कर दे रहा हूँ, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी छेड़छाड़ मैंने कर दी। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूँ, सबसे पहले सबसे लंबी चेन खोजूंगा। सबसे लंबी चेन कौन सी बनेगी, मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7, एक ही तो ऑप्शन मेरे पास ये था, या फिर मैं 6 के बाद इधर घूम जाऊं 7, ये आ जाएगा 8। तो हमें चाहिए सबसे लंबी चेन, तो मैं इस वाले रास्ते को नहीं फॉलो करूंगा, मैं इसको फॉलो करूंगा। यहां से मैं जाऊंगा इधर, मैं कहा जाऊंगा इधर, तो सबसे लंबी चेन मैंने फॉलो की। ठीक, सबसे पहला काम क्या, लॉन्गेस्ट चेन खत्म हो गया, लॉन्गेस्ट चेन का मामला। चलिए इसको मिटाते हैं, इधर मिटा देते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन का मामला खत्म, 7। अब काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी हो गई भैया, चलो यार ये मिट गया, सॉरी, काउंटिंग तो हमारी हो गई कि हम यहां से शुरू करेंगे। लेकिन अब दूसरा काम, जल्दी जल्दी लोग मिले। जल्दी जल्दी का मतलब मैं अगर यहाँ शुरू करता हूँ 1 2 तो 3 पे जाके हमें कार्बन मिलेगा। अगर इधर शुरू करता हूँ तो 1 2 2 पे ही हमें x मिल जा रहा है। तो जल्दी जल्दी लोग मिले तो हम किधर से शुरू करेंगे, हमेशा लेफ्ट से शुरू करेंगे, हमारी ये वाली काउंटिंग नहीं चलेगी। तो ये 2 रूल अभी अगर तुम्हें याद है ना, तो तुम माइनर सारे कर ले जाओगे, जितने भी माइनर आएंगे। तो पहला काम क्या था दोस्त,
आपका पहला काम था हमें लॉन्गेस्ट चेन खोजना, दूसरा जल्दी जल्दी लोग मिले, और थर्ड इज अच्छे लोग मिले, मतलब अच्छे एटम। एक जगह आपको यहाँ पर क्लोरीन मिल जाए, एक जगह यहाँ पर दूसरे पे ही फ्लोरीन मिल जाए, तो वी विल गो फॉर द फ्लोरीन। एंड जल्दी जल्दी लोग मिले तो तीसरे पे क्या जब मिल जाएगा, क्लोरीन भी मिल जाएगा। तो इतनी बात अगर आप याद रखते हैं, सिंपल सी बात, तो आप बहुत अच्छा करोगे, और जितने भी आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा वो आप सारा कर ले जाओगे। मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। मुझे पता आप लोग सोच रहे हो कि भैया पहले क्यों नहीं आपने पढ़ाया, तो इतनी चीजें मुझे अच्छे से समझ में आ जाती है। मैंने पढ़ाया दोस्त, आप पढ़े नहीं हो मुझसे, ठीक है। चलो, तो इसकी अगर नॉमेनक्लेचर की बात की जाए तो दो ही कार्बन है, एक और दो, दो कार्बन है तो क्या होगा, दो कार्बन है, पहले पे ब्रोमीन, पहले पर दूसरे पे, तो 1,2 डाई ब्रोमो, दो है तो क्या हो जाएगा, इथेन। ऑप्शन नंबर मैच कर लो अगर तुम्हारा गलत था तो, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट। अगर तुम्हारा गलत था तो सही है, तो बहुत अच्छे। टर्शियरी एमाइन मैंने बताया था क्या, कि नाइट्रोजन के साथ अगर एक कार्बन जुड़ा है और दो हाइड्रोजन है तो ये प्राइमरी एमाइन कहलाता है, प्राइमरी एमाइन कहलाता है। अगर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और दो कार्बन जुड़े हैं तो ये सेकेंडरी कहलाता है, क्या कहलाता है, सेकेंडरी कहलाएगा। अगर तीनों कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो ये क्या कहलाएगा, टर्शियरी कार्बन कहलाएगा, टर्शियरी एमाइन कहलाएगा, सॉरी टर्शियरी एमाइन। मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था, देखो आया हुआ क्वेश्चन, ये सारे आए हुए क्वेश्चन मैं अलग से फ्रेम करके नहीं लाया हूँ। नाइट्रोजन बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन गलत, नाइट्रोजन बॉन्डेड 3 कार्बन ओनली करेक्ट है, 3 कार्बन से ही जुड़ा हो, नाइट्रोजन बॉन्ड 2 हाइड्रोजन गलत, नाइट्रोजन बॉन्ड 1 गलत। सी किससे जुड़ा हो, 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो वो टर्शियरी, जिसे टर्ट एमाइन भी बोलते हैं। चलिए फ्लोरीन, देखो फिर से फ्लोरीन के ऊपर आया, तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इसके बाद की सारी कहानी गलत है। चलिए हेट्रोएटम प्रेजेंट इन, हाँ हेट्रोएटम की बात करते हैं हम। बेसिकली अगर हाइड्रोकार्बन की मैं बात करूं तुमसे, हाइड्रोकार्बन की मैं बात करूं, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब घर किसका था, मैंने आपको बताया था घर किसका था भैया, ये घर था किसका, ये घर था कार्बन का, और किसका घर था, हाइड्रोजन का। इसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे सारे क्या होंगे, हेट्रोएटम्स होंगे, हमारे लिए वो क्या होंगे, हेट्रोएटम्स। तो यहाँ पर फ्लोरीन हेट्रोएटम और ऑक्सीजन है हेट्रोएटम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन विल बी द हेट्रोएटम, मतलब बाहरी लोग आए हुए हैं। इसमें और कौन प्रेजेंट है, फ्लोरीन आ गया है, और कौन आ गया भैया, इसमें आ गया ऑक्सीजन, तो ये दोनों तो भैया हमारे लिए हेट्रोएटम्स है। क्लियर बात। द पेयर ऑफ एलिमेंट विच एग्जिस्ट विद द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, निम्न में से कौन सा तत्व युग्म के दोनों तत्व श्रृंखलन दर्शाते हैं, मतलब कैटेनेशन से दर्शाते हैं। तो मैं कार्बन का बताया था मैंने, और सिलिकॉन का बताया था, तो कार्बन एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड कार्बन, सिलिकॉन एंड कार्बन, बी यहाँ से करेक्ट है, और सिलिकॉन एंड कार्बन डी यहाँ से करेक्ट है, दोनों अलग अलग है, तो इस चीज को याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेसेस बोथ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, निम्न में से अणु में एकल तथा युग्म बंध उपस्थित है। एक मतलब सिंगल, युग्म मतलब डबल, तो एकम मतलब सिंगल, दोनों में सिंगल और डबल। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन में सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है। इथाइन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, H यहाँ से होगा, एक H यहाँ से होगा। अगर इथीन की बात करूं तो एक H यहाँ होगा, डबल बॉन्ड यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, और एक H यहाँ होगा। ठीक, अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो O2, दो ऑक्सीजन, इस तरीके से। तो अगर मैं सबसे पहले नाइट्रोजन के ऊपर चर्चा करूं तो नाइट्रोजन में सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि हमें बहुत सिंगल एंड डबल पूछा गया है। अगर इथाइन की बात करूं तो इथाइन में ट्रिपल है और सिंगल है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट है, तो इथीन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इथीन क्या, हाँ इथीन, एथीन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एकल तथा युग्म, एकल तथा डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन में सिर्फ डबल बॉन्ड है, तो इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। इसमें कुछ सोचना है नहीं, ग्रेनाइट नहीं है भैया, ग्रेफाइट होता है फुल अपना एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, चलिए इस पे भी मान लीजिए भैया ग्रेनाइट, चौथा ऑप्शन। चलिए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ब्यूटेनॉल, ऑल का मतलब क्या होता है, देखो ऑल का मतलब एल्कोहल, अल का मतलब अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ठीक है। ओइक का मतलब, अगर ओइक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक। अगर ओन है, ओन का मतलब कीटोन ग्रुप, ये तो आप याद भी कर सकते हो, ओन ओन, ठीक है। तो ओन हो तो कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड सबको बता दिया, कौन सा ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल प्रेजेंट। अल ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला याद भी कर लो, फॉर्मूला अगर याद करना हो तो तुम याद कर सकते हो, देखो CH3 CH2 CH2 CHOH, ठीक है, बेसिकली CH2 होगा ये भी, ठीक है, CH2OH, ठीक है।
तो यहां से याद भी कर सकते हो। चलो आगे आ जाओ। रिएक्शन दिस 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 एग्जाम्पल। अब देखो मैंने पहले भी बताया है तुमको, ये वाला कॉन्सेप्ट बताया है किस तरीके से आपसे रिएक्शन पूछा जाएगा। CH4 प्लस HCl को जब हम लाइट के प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो ये CH3Cl प्लस का HCl बन जाता है। तो अगर रिएक्शन एनालाइज करना तुम्हें आ गया होगा मेरे दोस्त, तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ से CH3 बच रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो ये क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया। और यहाँ पर कोई क्लोरीन नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब एक क्लोरीन जुड़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये एडिशन हो गया। और जब एडिशन और एलिमिनेशन साथ में हो, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। समझ में आई दोस्त? तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि सब कुछ एकदम कंसाइज फॉर्मेट में, जो पूछा जाएगा बस वही बताया है मैंने। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पॉजेस डबल बॉन्ड, कौन सा डबल बॉन्ड बनाता है, H2 ये बनाता है, क्लोरीन 2 ये बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन, अगर ट्रिपल बॉन्ड पूछता तो N बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट में पूछा जा सकता है। इथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, अगर इथेनॉल को ऑक्सीडेशन किया जाए, इथेनॉल को अगर ऑक्सीडेशन किया जाए तो इथेनॉल की कंडीशन क्या होगी भैया, CH3 CH2OH, यही होती है ना। अगर इसको ध्यान से मैं समझाऊं, पिछले वाला फॉर्मूला को अगर देखोगे आपको, जैसे मैंने बताया था, देखो यहाँ पर ये बोल दो कि OH यहाँ पर है, ठीक है, C है, यहाँ पर एक H जुड़ा है, यहाँ पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, और एक H यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से यहाँ पर क्या जुड़ा है, H जुड़ा है, तो या तो ये एल्डिहाइड भी बन सकता है, लेकिन एल्डिहाइड होता फॉर्मल्डिहाइड, मतलब CHO होता है। CHO तो बनेगा नहीं, जब भी बनेगा ये क्या बनेगा, अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये इथेनोइक एसिड बनेगा। मैंने बोला था ना, या तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन तो नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की जगह अगर कार्बन होता तब ये कीटोन बन जाता। या तो ये एल्डिहाइड बनेगा, या तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन आप देखोगे फॉर्मल्डिहाइड का मतलब होता है CHO, ठीक है, HCHO, ये क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पर एक कार्बन और प्रेजेंट है, दो कार्बन, तो दो कार्बन है, तो ऑब्वियसली ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाएगा, इथेन बनाएगा नहीं, इथीन बनाएगा नहीं, बनाएगा क्या, इथेनोइक एसिड। क्यों, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर दोगे, हाइड्रोजन को हटा दो, ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो दिस विल बी सिंपल थिंग। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ से पहले H निकलेगा, डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से चीज हो जाएगी। तो इतनी बातें थी जितनी आपको मैंने समझाई, और भी क्वेश्चंस मैं ट्राई करूंगा आपको प्रैक्टिस करवाऊं मेरे दोस्त। अगर कुछ भी आपके दिमाग में अभी तक नहीं बैठा हो, कुछ भी ऐसा कुछ हो जो आप नहीं समझ पाए हो, आई डोंट थिंक कुछ ऐसा होगा कि जहां पर आपको बचा होगा। तो जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई उसको अच्छे तरीके से फॉलो करिए, अच्छे तरीके से मेरे साथ आप मेहनत करिए। मैंने क्वेश्चन सिखाया, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा नो डाउट, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। और मैं फिर से बोलूंगा मेरे प्रिय दोस्त, आप क्या करिए, NCERT लाइन बाय लाइन आप पढ़ते जाइए, क्योंकि लाइन बाय लाइन आप पढ़ते जाइए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, ऑर्गेनिक के एक या दो क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में, मैं नहीं बोल रहा हूँ हर साल आया, ये किसी किसी साल ऐसे आए हैं जिसको थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा हमें काम अपना बढ़ाना पड़ेगा, और ये धीरे धीरे आएगी, हमारे साथ आएगी जब हम और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे। जैसे आयनिक कैरेक्टर पूछ लिया जाएगा, तो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, पीरियोडिक टेबल वैसे मैंने चैनल पर पढ़ा रखा है, जिसको पढ़ना आप जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पीरियोडिक टेबल यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पर सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें थी। बाकी जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ फटाक से ज्वाइन करो, ताकि आगे की सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। और कोई समस्या अगर तुम्हारे मन में है, कोई चीज तुम्हें पूछना है, तो कमेंट करके अभी बताओ। और जाते तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वो मोटिवेशन की तरह काम करता है। ठीक है, तो इतना काम तुम मेरे लिए कर देना यार। ठीक है, चलो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।